साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण डिस्कशन है उसको हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अतुल्य की। तो अतुल्य क्या है? तो अतुल्य जो है यह एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर है। तो इसके बारे में और चीज़ें देखें तो यह हमें पता होना चाहिए कि इसको विकसित किसने किया है। तो इसको पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा इस अतुल्य नामक माइक्रोवेव स्टरलाइजर को विकसित किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि यह स्टरलाइजेशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग स्टरलाइजेशन समझने क्या है। तो स्टरलाइजेशन जो है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पैथोजन जैसे फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, स्पोर्स इत्यादि को खत्म करते हैं अर्थात एलिमिनेट करते हैं, या हटाते हैं अर्थात रिमूव करते हैं, या मार देते हैं अर्थात किल कर देते हैं, या निष्क्रिय या डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया में होती है। तो इस प्रकार से यह जो माइक्रोवेव स्टरलाइजर अतुल्य है यह क्या करेगा? यह कोविड-19 को निष्क्रिय कर देगा। तो और चीज़ों को यदि देखें तो यह जो आपका माइक्रोवेव स्टरलाइजर अतुल्य है यह 56 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में तापमान में काम करता है, और यह इस तापमान में विभेदकारी हीटिंग अर्थात डिफरेंशियल हीटिंग की मदद से कोविड-19 वायरस का क्या कर देता है? विघटन अर्थात डिसइंटीग्रेट कर देता है, उसको एक तरीके से निष्क्रिय कर देता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह जो है इसका उपयोग केवल गैर मेटालिक वस्तुओं अर्थात जो धातु की बनी ना हो, मतलब अधातुओं की बनी हुई वस्तुओं के लिए को उसको स्टरलाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि हो सकता है कि आपसे परीक्षा में अतुल्य के बारे में 2-3 कथन देकर के पूछ ले कि एक दे दे कि इसको किसने विकसित किया है, दूसरा कि यह किस रेंज में काम करता है, तीसरा यह कह सकता है, तीसरा कथन लिख सकता है कि यह जो अतुल्य माइक्रोवेव स्टरलाइजर है यह केवल गैर मेटेलिक वस्तुओं के स्टरलाइजेशन के लिए किया जा सकता है। तो चूँकि हम लोग जब परीक्षा में देखते हैं कोई प्रश्न तो यदि उसमें केवल जुड़ा होता है तो हम लोग ये मान लेते हैं, मुख्यतः ये मानते हैं कि यह गलत होगा। परंतु यहाँ पर यदि ये केवल लिख देता है कि केवल गैर मेटालिक वस्तुओं के स्टरलाइजेशन के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है तो यह कथन सही हो जाएगा। तो इतना चीज़ याद रखिएगा कि इसका उपयोग केवल गैर मेटालिक वस्तुओं के लिए, मेटालिक वस्तुओं के लिए नहीं किया जा सकता है। तथा यह जो सिस्टम है या जो मनुष्य या जो ऑपरेटर होगा उसके लिए सुरक्षित है, मतलब जो इसको ऑपरेट करेगा तो उसके लिए यह सुरक्षित है। इसका परीक्षण और किया गया और इसको सुरक्षित पाया गया है। तथा यह पोर्टेबल है, या मतलब इसको पोर्टेबल फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। पोर्टेबल मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह बहुत आराम से ले जा सकते हैं, और यह इसको फिक्स करके कहीं भी इंस्टॉल करके भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इसका वजन जो है वो 3 किलोग्राम है, तो इसलिए इसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखें तो यह जो इंस्टीट्यूट जिसने इसको विकसित किया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, तो यह एक डीम्ड विश्वविद्यालय है जिसको डीआरडीओ द्वारा सपोर्ट किया जाता है, मतलब यह डीआरडीओ समर्थित एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। अब डीआरडीओ के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें तो डीआरडीओ अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो यह क्या है? यह भारत सरकार की एक एजेंसी है जिसका कार्य मिलिट्री रिसर्च और विकास तथा डेवलपमेंट करना है। इसकी स्थापना जो है वो 1958 में होती है, और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो यह रक्षा मंत्रालय के तहत आती है, तथा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात कर लेते हैं कोबिल पट्टी, कड़लाई मिठाई और कश्मीरी केसर के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो हाल ही में कश्मीरी केसर और तमिलनाडु के कोबिल पट्टी कड़लाई मिठाई को भौगोलिक संकेतक रजिस्टर अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यहाँ हम इन दोनों की चर्चा कर लेते हैं, जबकि हम लोग पिछले जो कल का वीडियो था वहाँ पर भी हमने 2 जीआई टैग के बारे में बात की थी। कौन कौन सा? एक मणिपुर के काला चावल के बारे में और दूसरा गोरखपुर के टेराकोटा के संबंध में। तो यहाँ पर इन दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कश्मीरी केसर के बारे में बात करेंगे। तो कश्मीरी केसर इसका सुगंधित मसाले के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, तथा साथ ही इससे औषधीय गुण भी इसमें पाए जाते हैं, तो इसे औषधीय रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। यदि इसकी खेती की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि केसर की खेती को कश्मीर में पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मध्य एशियाई प्रवासियों द्वारा शुरू किया गया था। तथा प्राचीन साहित्य संस्कृत साहित्य में केसर के लिए एक नाम प्रचलित है, क्या है? केसर को बहुकम कहा गया है। क्या कहा गया है? बहुकम कहा गया है संस्कृत साहित्य में। यदि इसकी कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में बात करें
तो यह जो कश्मीरी केसर है या केसर जो होता है, यह पारंपरिक कश्मीरी व्यंजनों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन और औषधीय प्रयोजन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तथा जो कश्मीरी केसर होता है, यह गहरा लाल रंग का होता है। इसमें उच्च सुगंध पाई जाती है तथा यह स्वाद में कड़वा होता है। तथा यह जो कश्मीरी केसर है, इसकी खास विशेषता यह है कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा केसर है जिसकी खेती जो है वो समुद्र तल से 1600 से लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई पर इसकी खेती की जाती है, और किसी केसर की जो खेती है इतनी ऊंचाई पर नहीं की जाती। तथा केसर की खेती जो है एक विशेष प्रकार की मिट्टी में होता है, जिस मिट्टी को क्या कहते हैं, करेवा मिट्टी कहते हैं। ठीक है, अब इस करेवा मिट्टी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। तो करेवा जो मिट्टी है या कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले जो झील निक्षेप हैं, वो जो मिट्टी होती है वो करेवा मिट्टी होती है, और इनमें हिमानी के मोटे निक्षेप और हिमोड़ उपस्थित होते हैं। तथा यह जम्मू कश्मीर, यह पाई कहाँ जाती है, तो यह जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणियों की ढालों में 1500 से लेकर 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं, जहाँ पर इनकी खेती की जाती है। अब यहाँ पे पीर पंजाल की बात आई है, तो यदि आप मैप देखेंगे भारत का, तो ये क्रम लगाने कभी आ जाता है ना, उत्तर से दक्षिण आप क्रम लगाइए ये पर्वत श्रेणियों का, तो सबसे ऊपर जो आपका आता है काराकोरम पर्वत श्रेणी है, उसके बाद लद्दाख पर्वत श्रेणी है, फिर जास्कर है, और उसके बाद आपका पीर पंजाल होता है। तो ये क्रम जो है नॉर्थ टू साउथ याद रखिएगा। सबसे ऊपर काराकोरम है, फिर आपका लद्दाख है, फिर जास्कर है, और फिर पीर पंजाल है। तो ये जो आपका केसर खेती होती है ये पीर पंजाल में की जाती है। अब किन क्षेत्रों में होती है, तो ये कश्मीर के पुलवामा अर्थात जम्मू कश्मीर के पुलवामा, बड़गाम, किश्तवाड़ और श्रीनगर में इसकी खेती की जाती है। तथा जो कश्मीरी केसर होते हैं ये 3 प्रकार का मिलता है। कौन कौन सा, एक लच्छा केसर, दूसरा मोगरा केसर, तीसरा गुच्छी केसर। तो परीक्षा में कहीं पे पूछ ले कि लच्छा, मोगरा, गुच्छी यह क्या है, तो याद रखिएगा यह केसर के प्रकार हैं। तथा यदि उत्पादन विश्व पटल पर देखें तो ईरान जो है वो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है, और भारत जो है केसर उत्पाद में ईरान का करीबी प्रतियोगी है। तथा यदि हम जम्मू कश्मीर के अन्य जीआई टैग के बारे में बात करें, तो जम्मू कश्मीर संयुक्त के बारे में, जब हम उस पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं जो विभाजित नहीं रहा है, मतलब अब क्या है कि यह 2 भागों में बढ़ गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, तो हम पूरे टोटल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3, इसके अलावा जो अभी कश्मीरी केसर को दिया गया, इसके अलावा 3 और चीज़ों को जीआई टैग दिया गया। इसमें आपका कश्मीरी पश्मीना है। तो कश्मीरी पश्मीना क्या है, जो यह पश्मीना होती है ये लद्दाख क्षेत्र में रहने वाले बकरे से प्राप्त पश्म मतलब एक प्रकार का फाइबर अर्थात उनके से निकाले जाने वाला ऊन से निर्मित टेक्सटाइल अर्थात कपड़ा होता है। इसके अलावा कानी शाल, तो कानी शाल क्या है, यह एक हस्तनिर्मित शाल होता है। इसी प्रकार कश्मीरी सोजनी, यह भी हस्तनिर्मित शाल है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोविला पट्टी कड़लाई मिठाई के बारे में। यह कहाँ का है, तो यह तमिलनाडु का है। तो यह एक प्रकार का गजक है, हम सभी ने गजक खाया होगा या गुड़ की तिल्ली खाई होगी। तो यह जो गजक होता है यह गुड़ और मूंगफली से निर्मित होता है, तथा इसे बनाने के लिए जो पानी इस्तेमाल किया जाता है वो पानी तमिलनाडु में मिलने वाली एक नदी थामिर बरानी नदी है, उससे लिया जाता है। और इससे क्या हो जाता है कि इससे इसका जो स्वाद है वो नेचुरल टेस्ट इसमें आ जाता है। अब यदि हम लोग थोड़ा सा भौगोलिक संकेतक जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में बात करें, तो जैसा कि हम लोगों ने कल जीआई टैग के बारे में काफ़ी चर्चा कर ली थी, तो कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये जो भौगोलिक संकेतक होता है यह भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यदि पूछा जाए कि भौगोलिक संकेतक किसके द्वारा दिया जाता है, तो भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के द्वारा यह दिया जाता है। तथा यह जो रजिस्ट्री है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यह जो है चेन्नई में स्थित है। तथा यदि यह पूछा जाए यह किस अधिनियम के तहत यह जीआई टैग दिया जाता है, तो यह जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत यह जीआई टैग प्रदान किया जाता है। तथा यह किस मंत्रालय से संबंधित है, तो यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तथा यहाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, भौगोलिक संकेत तथा जीआई से संबंधित विश्व की 3 संधियाँ हैं, महत्वपूर्ण संधियाँ जो जीआई टैग से संबंधित हैं। तो इनके बारे में देख लेते हैं। पहला है आपका पेरिस कन्वेंशन ऑन ट्रेडमार्क्स, ये 1883 का है। दूसरा है लिस्बन एग्रीमेंट ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिन एंड देयर रजिस्ट्रेशन, यह 1958 का है। और तीसरा है आपका WTO एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अर्थात ट्रिप्स। आगे चलते हैं, अगला है चिथराई त्यौहार के बारे में। तो चिथराई त्यौहार के बारे में बात करें तो यह कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों चर्चा में है, तो कोविड-19 की महामारी की वजह से पहली बार
मदुरई का चिथराई त्यौहार बड़े स्तर पर आयोजित नहीं किया जाएगा। तथा प्रतीकात्मक रूप से सिम्बोलिकली इस बार क्या होगा, कुछ लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इस पूरे आयोजन को ऑनलाइन इसको प्रसारित किया जाएगा। अब यदि हम चिथरई त्यौहार के बारे में चर्चा करें तो चिथरई त्यौहार को हम लोग चिथरई त्रिभुजा भी कहते हैं तथा यह अप्रैल के महीने में मदुरई में आयोजित होने वाला एक वार्षिक उत्सव है। तथा यहाँ पे चिथरई जो है, चिथरई यह एक जो है तमिल का महीने को इंगित करता है या उसको रिप्रेजेंट करता है। तो चिथरई क्या है, यह तमिल का महीना है जो अप्रैल के मंथ में आता है। मतलब अप्रैल के जब मंथ चलता है उसी समय यह भी चिथरई मंथ होता है। तथा यह जो उत्सव है चिथरई त्यौहार का, यह 1 महीने तक चलता है। इसका जो शुरुआती जो 15 दिन होते हैं इसमें देवी मीनाक्षी के राज तिलक अर्थात क्रोनेशन को तथा उनके भगवान सुंदेश्वरा के साथ विवाह को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, जो देवी मीनाक्षी हैं यह देवी पार्वती का एक फॉर्म है और जो सुदेश्वरा हैं ये भगवान शिव की एक फॉर्म है। तो ये 15 दिन तक तो ये होता है। जो आखिरी के 15 दिन होते हैं उसमें भगवान अलगयार के अलगयार कोजिल में स्थित काला जागर मंदिर से मदुरै तक की यात्रा को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें मीनाक्षी देवी की यात्रा निकाली जाती है। अब यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर के बारे में बात कर लें तो मीनाक्षी मंदिर जो है यह कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु के मदुरै शहर में स्थित है। तो यह याद रखिएगा कि कहीं ऑप्शन में दे दे कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु के चेन्नई में है। तो आधी बात तो सही है कि तमिलनाडु में, पर चेन्नई में नहीं है बल्कि यह मदुरै शहर में, मदुरै क्या है वहाँ का एक सिटी है। और यह बैंगी नदी जो कि तमिलनाडु की नदी है, बैंगई नदी के दक्षिण किनारे पर यह स्थित है। तथा यह मंदिर किसका, तो देवी मीनाक्षी का है। और देवी मीनाक्षी जो है वो देवी पार्वती का ही एक फॉर्म है। इसका निर्माण किसने कराया, तो यह जो मंदिर है यह पांड्य राजाओं के शासनकाल में इसको निर्मित कराया गया था। तथा इस मंदिर में 14 गोपुरम है। गोपुरम जैसा कि आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा, तो गोपुरम होता क्या है, कोई मंदिर के चारों तरफ जो एक बाउंड्री बनाई जाती है, तो इस बाउंड्री में जो एक दरवाज़ा बनाया जाएगा, मतलब इसमें कई 14 गोपुरम, मतलब इसके क्या है 14 दरवाजे होंगे। तो जो इंट्रेंस होता है, इंट्रेंस पे जो एक खूब ऊंचा सा इसमें एक दरवाज़ा बनाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। तथा जो मीनाक्षी मंदिर का गोपुरम है यह दुनिया का सबसे ऊंचा गोपुरम है। तो यह इसकी विशेषता है। आगे चलते हैं। आगे है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट अर्थात GRID 2020 के संबंध में, या इसको कह सकते हैं आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2020। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यह रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो इस रिपोर्ट को इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, तो यह एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, इस सेंटर के द्वारा या इस संस्था के द्वारा इस ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट को जारी किया जाता है। और यह वार्षिक, मतलब प्रत्येक वर्ष इसको जारी किया जाता है। अब यह आंतरिक विस्थापन या इंटरनल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, तो इसको ऐसे समझें कि जब किसी देश के भीतर एक क्षेत्र के लोग विभिन्न कारणों जैसे कि टकराव अर्थात कन्फ्लिक्ट, तो कन्फ्लिक्ट कई तरह के हो सकता है, जैसे कहीं दंगा हो गया या कहीं पर सिविल वार हो गया, तो कन्फ्लिक्ट की वजह से या किसी आपदा इत्यादि की वजह से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। मतलब एक देश के ही भीतर एक जगह से डिस्प्लेस होकर के दूसरे जगह चले जाते हैं, तो यह क्या होता है, आंतरिक विस्थापन होता है। जैसे कि वर्तमान में देखें तो कोविड-19 महामारी की वजह से भी क्या हो रहा है कि एक आंतरिक विस्थापन हो रहा है। तथा ये दूसरे उदाहरण से समझें तो जैसे कि सीरिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सीरिया के इडलिब में क्या है, वहाँ पे सिविल वार चल रहा है। तो इडलिब शहर में के जो कई सारे जो निवासी वो क्या हो रहे हैं, वहाँ से छोड़ करके इडलिब शहर को सीरिया के दूसरे शहरों में जा रहे हैं। तो जब ये इडलिब से क्या हो रहा है, सीरिया के ही दूसरे शहरों में जा रहे हैं, तो यह क्या है, यह एक आंतरिक विस्थापन है। परंतु इडलिब शहर के लोग यदि सीरिया छोड़ करके मान लीजिए टर्की चले जाएँ या यूरोपियन कंट्री जाने लगे, तो यह आंतरिक विस्थापन नहीं होगा। मतलब एक देश के बाहर जब लोग जाने लगते हैं तो यह विस्थापन नहीं होगा, बल्कि ये वहाँ जाएंगे तो क्या होगा, ये रिफ्यूजी कहलाएंगे। तथा इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 50 मिलियन लोग क्या हुए हैं, आंतरिक रूप से विस्थापित हुए, और यह जो संख्या है 2012 के बाद सर्वाधिक है। तथा इसमें सर्वाधिक विस्थापित आंतरिक जो विस्थापन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, तो यह सबसे अधिक आंतरिक विस्थापन जो है वो सीरिया में हुआ है। और इसका रीजन क्या रहा है, तो सबसे बड़ा रीजन जो है वो कन्फ्लिक्ट रहा है, अर्थात कई तरह के, जैसे कि सीरिया में जो सबसे बड़ा रीजन है वो वहाँ पे जो होने वाला कन्फ्लिक्ट सिविल वार के रूप में है, वह सबसे बड़ा रीजन है वहाँ के आंतरिक विस्थापन का। इसके अलावा और भी रीजन जैसे कि आपदा,
जैसे कि वर्तमान में क्या है, कोविड-19 की महामारी, या भी एक बहुत बड़ा रीजन है होगा इस बार आंतरिक विस्थापन के लिए। अब हम लोग इस संस्था के बारे में देख लें। इसका नाम है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, IDMC, जिसने इस रिपोर्ट को जारी किया है। तो यह सेंटर जो है, यह आंतरिक विस्थापन के ऊपर विश्व का आधिकारिक डेटा प्रस्तुत करता है तथा उस डेटा को विश्लेषित करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है यह 1998 में की गई और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। तथा इसके अलावा यह क्या करता है, यह देशों से, विभिन्न देशों से आंतरिक विस्थापन के जो कारण जैसे कन्फ्लिक्ट वगैरह है, तो उनको समाप्त करने के लिए भी कहता है कि जो भी विस्थापन के कारण है उनका समाधान ढूंढा जाए। ऐसा यह विभिन्न देशों को इसके द्वारा कहा जाता है। आगे चलते हैं MSME आइडियाज़ पोर्टल के बारे में। तो MSME नाम से समझ में आ रहा है इसको किस मंत्रालय ने लॉन्च किया होगा। तो इसको लघु मध्यम और सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो इस पोर्टल का इस्तेमाल क्या है? तो यह पोर्टल जो है, यह MSME की से संबंधित सभी कार्यक्रमों के, मतलब MSME से संबंधित जो भी कार्यक्रम और स्कीम चलाए जा रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, या UT की हो अर्थात संशोधित प्रदेश की हो, सारी स्कीमों के बारे में यहाँ इसी पोर्टल पे आपको सारी जानकारी मुहैया करा दी जाएगी। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति MSME से संबंधित कोई इनोवेशन करता है या कोई रिसर्च करता है, तो उस इनोवेशन या रिसर्च को भी वह इस पोर्टल पर शेयर कर सकता है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा यह होगा कि उसके इनोवेशन या रिसर्च को लोगों के द्वारा देखा जा सकेगा और उसके इनोवेशन रिसर्च को विभिन्न प्रकार के रेटिंग या रिस्पांस भी मिलेगा। और जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब कि जो इस प्रकार के इनोवेशन में पैसा लगाते हैं या नए नए चीज़ों में पैसा लगाते हैं, तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट होंगे वो भी क्या होंगे, इन इनोवेशन या रिसर्च को या इन आइडियाज़ को देखेंगे और वह यह भी देख पाएंगे कि लोगों का रिस्पांस इसके प्रति क्या है। तो उस आधार पर वो क्या कर सकेंगे, इन इनोवेशन में या इन आइडियाज़ में अपना निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा यह होगा कि MSME से संबंधित जो आइडियाज़ होंगे उनकी क्या हो जाएगी, क्राउड फंडिंग हो जाएगी। तथा इससे यह भी पता चल पाएगा कि कोई इनोवेशन यदि है तो किसी ने अपने इनोवेशन का विचार यदि इस पर डाला है, तो यह भी उससे पता चलेगा कि वह इनोवेशन अभी उसके विचार के स्तर पर है या उसने उसका कोई प्रोटोटाइप बनाया है या मॉडल बनाया है कि किस स्तर पर उसका इनोवेशन है। तो उसी हिसाब से उसे फंडिंग भी दी जा सकेगी। आगे चलते हैं। आगे है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। तो इसका शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, यश। तो आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि यश क्या है, तो इसका पूरा फुल फॉर्म याद रखिएगा, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। तो नाम से पता चल जा रहा है कि साइंस और हेल्थ मतलब विज्ञान और स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता फैलाने के संबंध में। तो इस कार्यक्रम को प्रारंभ किसने किया? तो इस कार्यक्रम का जो प्रारंभ है वो नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। और यह जो संस्था है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वह स्वास्थ्य, सफाई इत्यादि के बारे में जागरूकता फैलाना, जिससे कि कोविड-19 की महामारी से निपटा जा सके। मतलब कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक है, जिनके संबंध में हमें जागरूकता फैलानी चाहिए कि किस प्रकार से हमें मतलब छींकने से बचना चाहिए, मतलब कहाँ पर छींकना चाहिए और मुंह को कैसे ढकना है, और क्या क्या चीज़ें ऐसे स्टेप हैं जो हमें कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए उपयोगी हैं और किस प्रकार से हम कोविड-19 से बचाव कर सकते हैं। तो ये इस सब के बारे में जो भी जागरूकता है उसको फैलाने का कार्य इस कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाएगा। और यह जो जागरूकता है वो विभिन्न माध्यमों के द्वारा फैलाई जाएगी, जैसे कि ऑडियो वीडियो विजुअल के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, लोक नृत्य अर्थात फोक फॉर्म के माध्यम से, तथा विभिन्न प्रशिक्षित संचार भावकों अर्थात ट्रेंड कम्युनिकेटर के माध्यम से। और यह जो पूरा चीज़ें जो प्रचार किया जाएगा या विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में इसको प्रचारित किया जाएगा। साथ ही इसमें इस कार्यक्रम में एकेडमी, रिसर्च, मीडिया, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उनके पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाएगा कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें, जिससे कि इस कार्यक्रम को या ये जो जागरूकता कार्यक्रम है इसको समाज के जो अंतिम व्यक्ति है वहाँ तक इसको पहुँचाया जा सके और जिससे कि कोविड-19 से लड़ने में मदद मिल सके। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं शोभना नरसिम्हन की। तो यह चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसलिए आई कि शोभना नरसिम्हन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। तथा यह जो शोभना नरसिम्हन है यह वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च
के सैद्धांतिक विज्ञान इकाई की प्रोफेसर हैं तथा उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में उनके विशिष्ट कार्य के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है। इन्होंने कार्य क्या किया है, तो इन्होंने नैनो मटेरियल्स के तर्कसंगत डिजाइन पर महत्वपूर्ण काम किया है और जांच की कि कैसे आयाम में कमी लाने और आकार को छोटा करने से भौतिक गुणों पर, जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इस पर इन्होंने शोध किया है। अब हम यदि इस अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज की बात करें तो इसके द्वारा उन विद्वानों और नेताओं को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने विज्ञान, कला, मानविकी अर्थात ह्यूमैनिटेरियन और सार्वजनिक जीवन में खुद को उत्कृष्ट साबित किया है। तथा अंतर्राष्ट्रीय महासदस्यों सदस्यों की जो पिछली सूची, मतलब जो पहले इसमें शामिल हो चुके हैं, उनमें आप चार्ल्स डार्विन है, अल्बर्ट आइंस्टीन है और नेल्सन मंडेला जैसी हस्तियां भी शामिल हो चुकी हैं। तो यह एक प्रकार से बहुत सम्मान की बात है इसमें शामिल होना। आगे बात कर लेते हैं निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के बारे में। तो आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है और इनको यह पुरस्कार जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में दिया जाएगा, मतलब इस कैटेगरी में इनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और इन्हें यह पुरस्कार प्रदान क्यों किया जा रहा है, तो इन्हें यह पुरस्कार नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शुद्धिकरण अर्थात वाटर प्यूरिफिकेशन के उत्कृष्ट कार्य के लिए जो इन्होंने कार्य किया उसको सम्मानित करने के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। तथा प्रोफेसर थलपिल प्रदीप ने नैनो टेक्नोलॉजी सक्षम पानी का जो है वो फिल्टर विकसित किया है। इस फिल्टर से क्या होगा, जिससे भारत में 2 पैसे प्रति लीटर की दर से पीने योग्य स्वच्छ पानी मिल सकेगा। तो एक प्रकार से क्या है कि एक बहुत उल्लेखनीय कार्य है और हाल ही में इन्हें जो इस बार का जो पद्मश्री पुरस्कार था उस पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। अब देख लेते हैं कि इनके अलावा अन्य किसको यह पुरस्कार मिला है। तो संस्कृत और समुदाय कैटेगरी में राम प्रसाद कदेल को दिया है जो कि नेपाल से संबंधित है। और आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार कैटेगरी में 2 लोगों को दिया गया है। किसको एंथनी टैन और टैन होई लिंग को। ये दोनों लोग ही व्यक्ति जो है मलेशिया से संबंधित हैं, इनको यह दिया गया है। अब थोड़ा सा इस निक्केई एशिया पुरस्कार के बारे में देखें तो यह पुरस्कार जो है उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने इस क्षेत्र अर्थात एशिया क्षेत्र के सतत विकास और एशिया के बेहतर भविष्य के लिए के निर्माण कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और यह पुरस्कार जो है वो हर साल 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। कौन कौन सा, आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार, दूसरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तीसरा संस्कृत और समुदाय। और जो भारत के व्यक्ति को मिला है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं थंगजाम धवाली सिंह के बारे में। तो थंगजाम धवाली सिंह क्यों चर्चा में है? चर्चा में इसलिए आया कि ये मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धावली सिंह को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया है, तो मणिपुर के थंगजाम धवाली सिंह को यह पुरस्कार दिया गया है। और यह पुरस्कार इन्हें दिया क्यों गया, तो यह पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। तथा यह जो थंगजाम धवाली सिंह है ये पेशे से एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं और मणिपुर टूरिज्म फोरम के ये संस्थापक भी हैं। तथा इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के इम्फाल युद्ध की 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया था और इस कार्यक्रम में भारत में जापान के दूतावास के अधिकारियों सहित जापानी नागरिकों ने भी पार्टिसिपेट किया था। अब हम लोग इस पुरस्कार के बारे में देख लें, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के बारे में। तो यह जो है यह जापान की संस्कृत, पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। और इस सम्मान की जो शुरुआत है वो जापान के बादशाह मेइजी के द्वारा 1875 में की गई थी। अब हम लोग इम्फाल युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। इम्फाल युद्ध यह जो है यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह युद्ध हुआ था। और यह युद्ध किसके मध्य हुआ था? यह युद्ध जापानी आक्रांताओं और ब्रिटिश भारत के मध्य में लड़ा गया था। इसमें जीता कौन था? तो जो ब्रिटिश सेना थी उसके द्वारा यह युद्ध जीता गया है। इस युद्ध को इम्फाल के समीप मेबम लोकपा चिंग जिसे लाल घाटी रेड हिल भी कहा जाता है, यहाँ पर लड़ा गया था। और इस युद्ध में सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी के साथ लगभग 70,000 जापानी सैनिक मार्च से लेकर के जून 1944 तक इम्फाल और कोहिमा के आसपास के क्षेत्रों में ब्रिटिश नेतृत्व वाली मित्र सेना के साथ लड़ाई की और उसमें बहुत सारे सैनिक क्या हुए, शहीद हुए। तथा इस दौरान जो आखिरी लड़ाई थी वो रेड हिल पर लड़ी गई थी। तथा वर्ष 1994 में इस युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर
यहाँ पर जापानी युद्ध स्मारक अर्थात जापानी वार मेमोरियल को बनाया गया था। तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।